आप भी तैयारी कर रहे हैं MPPAT की, तो जी हाँ दोस्तों, MPPAT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर लास्ट टाइम आपके लिए बचा है और आपने MCQs नहीं लगाए तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये MCQ सीरीज़ जिसमें आपको MPPAT के इम्पॉर्टेंट MCQs आपको बताने वाला हूँ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड PCMB के भी, है ना। तो आप ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ डाउट आता है दोस्तों, तो एग्री एम्पायर के कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब समझो हम इस सीरीज़ को कैसे जो है अपडेट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला, आज आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, लेकिन आपको कल से लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब मिलने वाली है। इसलिए आप ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें जो कि MPPAT की प्रिपरेशन कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी ये सारी क्लासेस जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। सारे दिन आपको रात को 9 बजे लाइव क्लास यहाँ पर मिलने वाली है। और लाइव क्लास की नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी? तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगी, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ही मिल जाएगी। और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों ही ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। तो इस पहले ऑप्शन को हम अगर थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो यहाँ में पता चलता है कि विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है NE बोरलॉग, कभी कभी आ जाता है। फुल फॉर्म इसका आप याद रखिएगा, कभी कभी इसका NE का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। मैं आपको फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको खुद ढूंढना है और फिर आंसर करना है। तो इसका राइट आएगा MS स्वामीनाथन। इसका होता है, MS का फुल फॉर्म है मोनकोम्बू संबेशिवन। एक बार 2023 के पेपर में दोस्तों क्वेश्चन आ गया था, यही क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? सभी को पता था MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन सभी को रटा हुआ था, लेकिन MS का फुल फॉर्म आ गया क्वेश्चन में मोनकोम्बू संबेशिवन। अब किसी को इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता है, तो बहुत सारे लोगों ने नॉर्मन बोरलॉग लगाकर आया और सभी के आंसर गलत हो गए। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो शॉर्ट्स फॉर्म होते हैं उनको भी आप ध्यान रखिएगा ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिंपल क्वेश्चंस की, फिर हम धीरे धीरे हर दिन लेवल अप बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। तो आज थोड़ा सिंपल है, कल थोड़ा और लेवल अप रहेगा, उसके बाद थोड़ा और लेवल अप रहेगा। तो आज का देखो सेकंड क्वेश्चन, धान यानी कि राइस किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन ए यानी कि किस मौसम की फसल है या किस सीजन की फसल यहाँ पर पूछ रहा है बेसिकली। तो किस सीजन की फसल है? ऑप्शन ए रबी, खरीफ, जायद, पेरिनियल। पेरिनियल तो आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन देखो आप, रबी भी नहीं है, जायद भी नहीं है, आपका खरीफ फसल आ जाती है। क्या? खरीफ फसल है धान की, है ना। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, तो आने ही चाहिए। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक है, बहुत बेसिक है। इतना आपसे अगर नहीं बन रहा है तो आप समझिए आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अभी कम है। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो हो सकता है मे बी आपका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन आपको यहाँ पर राहत की बात नहीं करनी है, आपकी चिंता की बात होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है, और आपके लिए फ़ायदे की बात है क्योंकि तुक्के नहीं लगने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलऊ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? आप जितने भी आप फसल पढ़ोगे ना, सारे में लगभग दोमट मिट्टी राइट आंसर होता है। तो दोमट मिट्टी में होता क्या है? तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, दोमट मिट्टी वह मिट्टी होती है जो कि नदी के किनारे पाई जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं फसलों के लिए, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व रहते हैं, इसलिए होता है। और एक और क्वेश्चन आता है दोमट मिट्टी से, इसमें 1:1:1 यहाँ पर सैंड सिल्ट क्ले का जो है इसमें वो होता है, अनुपात होता है ना, सैंड सिल्ट और क्ले। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन इसको इंग्लिश में आप याद रख लीजिएगा, सैंड सिल्ट और क्ले तीनों का मिक्सचर होता है दोमट में। ठीक है, 1:1 यानी कि एक सैंड होगा, एक कण सिल्ट होगा और एक कण क्ले होगा। तो इतने प्रकार से आपका जो है इसमें दोमट मृदा में पाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको जो है सही लग रहे होंगे। पहला राइजोबियम, जो कि आपका दलहनी फसल की जड़ों में होता है। दलहनी जो फसल होती है यानी कि जो पल्स क्रॉप होती हैं उनकी जो है रूट में पाया जाता है राइजोबियम। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि हरित नील शैवाल जो होते हैं ना, हरित नीले शैवाल, इसको हिंदी में हरित नीले शैवाल कहा जाता है। तो वो भी आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लेकिन एजेक्टोबैक्टर भी दोस्तों एक ऐसा जैव है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये मुख्यतः अनाज वाली फसलों में उपयोग किया जाता है। अनाज वाली फसलों का जब बुआई की जाती है तो उसी समय बीज के साथ इसको जो है रोपित करके बो दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर अगर नाइट्रोजन की कमी है तो थोड़ी बहुत ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है, जिस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। उपरोक्त सभी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, फसल चक्र क्रॉप रोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। उत्पादन घटाना हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल नहीं, उत्पादन तो घटाएगा ही नहीं किसान। अगर क्रॉप रोटेशन हो रहा है, ऐसी कोई चीज हो रही है जिससे किसानों को यहाँ पर कर रहा है, तो किसान क्या ऐसी चीज करेगा जिससे कि उसका उत्पादन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन ए तो यहाँ पर बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता है, बिल्कुल तरीके से हटा दिया जाता है। ऑप्शन बी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, ऑप्शन सी केवल कीट नियंत्रण, या फिर ऑप्शन डी पानी बचाना। तो यहाँ पर देखो सी और डी भी थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है, लेकिन हमें लॉजिक तरीके से देखें तो मिट्टी की उर्वरता हमें बढ़ाती है कौन सी? आपकी फसल चक्रण से, यानी कि क्रॉप रोटेशन से। यानी कि एक बार आपने पल्स लगा ली यानी कि दलहनी फसल लगा ली, उसके बाद आपने जो है अनाज वाली यानी कि सीरियल वाली क्रॉप लगा ली, जिससे कि जो दलहनी वाली फसल की जड़ों से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, वो अनाज वाली फसल को मिल जाएगा और इससे जो है क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही थी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लॉजिक काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सबसे अधिक जल की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो यहाँ पर उपयोगिता या फिर उपभोग के रूप में यहाँ पर नहीं पूछा है, सीधा सीधा पूछा है सबसे ज़्यादा किसको आवश्यकता होती है, तो धान को आवश्यकता होती है। लेकिन अगर यहीं पर इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता सबसे अधिक जल कौन सी फसल उपयोग करता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उपयोग करता है, या फिर सबसे ज़्यादा फसल कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग करता है, यानी कि उसको अपने काम में लेता है, तो वो गेहूं में आता। क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर समझो, आप गेहूं और धान, राइट आंसर अभी यहाँ इसका तो धान हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है, आपको समझना चाहिए, मान लो कि बात मैं एज एग्जाम्पल आपको बताता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि देखो, मैंने गेहूं को यहाँ पर 5 लीटर पानी दिया, कितना, 5 लीटर, और धान को भी मैंने 5 लीटर पानी दिया, तो जिसमें से दोस्तों 5 लीटर में से गेहूं जो है 4 लीटर उपयोग करेगा, यानी कि खुद पी जाएगा, ठीक है, अपने पौधों के लिए पी जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 5 लीटर जो हमने धान को दिया था, उसमें से धान सिर्फ 1 लीटर पानी पिएगा और 4 लीटर बर्बाद कर देगा। तो इस तरीके से हम जो है कहते हैं कि गेहूं सबसे ज़्यादा पानी उपयोग करता है, लेकिन धान को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि धान को पानी की आवश्यकता तो है, लेकिन वो उतना ज़्यादा उपयोग नहीं करता है, लेकिन गेहूं को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए आप देखोगे गेहूं को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं में लगभग 6 सिंचाई यहाँ पर की जाती है, लेकिन धान में इतनी सिंचाई नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल तो सी होगा, लेकिन आप देख लेना, अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पीएच का अर्थ क्या होता है? पीएच 7 का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर देखो 7 है, ये स्केल होता है पीएच स्केल, यहाँ पर 7 ये होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। तो इस तरफ जो दोस्तों जाता है, तो इस तरफ आपका बेस होता जाता है, बेस यानी कि छार होता जाता है, क्या छार होता जाता है। और इस तरफ अगर आपका जो है नंबर जाता है, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इस तरफ आपका एसिडिक हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर पूछा क्या है 7, तो 7 आपका जो ऐसी
लाइन आती है जहाँ पर ना ही ये बेस होता है, यानी कि ना ही क्षार होता है, ना ही एसिड, ना ही अम्लीय। तो ये एक जो है उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। तो इसको हम, और उदासीन को हिंदी में क्या कहते हैं? तटस्थ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, है ना। नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है यूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, भारत में गेहूं की बुवाई का सही समय क्या है? दोस्तों अगर आप अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, है ना। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसी टाइप के MCQs की PDF चाहिए तो मैंने आपके लिए सभी सब्जेक्ट की PDF बनाई हुई है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करिएगा 9424925823, यानी कि 9424925823 व्हाट्सअप नंबर है। और कॉलिंग नंबर, आप दोनों कॉल या फिर व्हाट्सअप मैसेज आप दोनों कर सकते हैं, आपको जो भी सुटेबल लगे। और आप नोट्स ले सकते हैं बहुत ही कम में, आपको मैं MCQ वाले नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सिर्फ 499 में, ठीक है। 499 में आपको MCQs मिल जाएंगे, और थ्योरी नोट्स चाहिए तो आपको सिर्फ 999 में थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हम फिलहाल देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट्स अगर जिसको चाहिए सीरियस जो होगा वो बिल्कुल कांटेक्ट कर लेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। भारत में गेहूं की बुआई का समय क्या है? क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। पहला ऑप्शन नंबर जून जुलाई। गेहूं, आप देखो गेहूं एक रबी फसल है, कौन सी है? गेहूं एक रबी फसल है, और रबी की फसल की बुवाई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उस फसल की जो है आप सीज़न देखो, कौन से मौसम में उगाई जाती है, और उस मौसम को देखो। जैसे कि मैंने यहाँ पता किया गेहूं रबी की है, तो रबी में आपकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। IPM का महत्वपूर्ण रूप क्या होता है ना। IPM का पूर्ण रूप यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन पेस्ट मेथड, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्लांट मेथड। अब यहाँ पर देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, दो ऑप्शन यहाँ पर आपको करने चाहिए, दो स्ट्रेटजी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। पहला कि यहाँ पर देखो सभी में पेस्ट 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 आया है, ये 3 ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर प्लांट आया है, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तीनों में से कोई एक होगा। नहीं आ रहा है तब की केस स्थिति में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो आप कर सकते हो। तो ये आपसे नहीं बन रहा है तो आप इसको निगलेक्ट कर दो, है ना। मतलब यहाँ पर अलग है, प्लांट है, ये पेस्ट 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 है, मतलब तीनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो मैनेजमेंट आया है और मैनेजमेंट आया है, यानी कि यहाँ पर अब ज़्यादा चांसेस हैं कि मैनेजमेंट से ज़्यादा आपके क्वेश्चन राइट आंसर हो। तो यहाँ पर मेथड वाला भी हम जो है ऑप्शन हटा देते हैं। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर ए बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है नहीं बनते क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा अंक ला सकते हैं एग्री एम्पायर के साथ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत कर रहे हो दोस्तों, लाइक कर देना। और एक और नया ऑप्शन आया है यूट्यूब का, हाइप वाला। कमेंट के बाजू में एक हाइप की बटन भी आपको मिल जाएगी, आप उसको भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचाए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो इतना बेसिक और बायो का क्वेश्चन है, यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, इतना बेसिक है कि आप पूछ नहीं सकते, कितना ही बेसिक है। तो इसका राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? इस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली हर साल डाटा बदलते रहता है, लेकिन मोस्टली चांसेस रहता है कि यूपी आपका इसका राइट आंसर होगा,
ठीक है, यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा देखो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, अगर यहाँ पूछ लेता प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, तो उत्पादन और उत्पादकता में बहुत फर्क होता है, यानी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क हो जाता है ना। प्रोडक्टिविटी आप याद रखिएगा, हमेशा आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जितनी भी धान और गेहूं की अगर आपको प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता पूछता है तो हमेशा पंजाब पहले स्थान पर आएगा, है ना। अभी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, हालांकि मैंने बहुत बार ये वीडियो का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के जो है कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर आप पहले से ये एग्री एम्पायर की वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से ही मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना ध्यान रख लो कि धान और गेहूं की अगर आपको प्रोडक्टिविटी पूछी जाती है यानी कि उत्पादकता पूछी जाती है तो पंजाब आएगा, लेकिन उत्पादन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस प्रदेश की है तो आपका पंजाब आएगा। तो फिलहाल आपको क्या राइट आंसर लगाना है, उत्पादन यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, है ना। नेक्स्ट है बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य है क्या है, तो आप क्या समझते हो, पहले तो आप मुझे ये बताओ सीड ट्रीटमेंट से आप समझते क्या हो। सीड ट्रीटमेंट वह होता है जब हम फसल को बोने से पहले यानी कि जो बीज है उससे पहले ही बीज है बोने से फसल को बीज को खेत में बोने से पहले यानी कि बुआई से पहले ही उसको ट्रीट कर दिया जाता है, यानी कि उसका क्या कर दिया जाता है, उपचार कर दिया जाता है। हिंदी में उसको हम जो है सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार कहते हैं। अब उपचार हम कर रहे हैं तो उपचार का अर्थ तो होगा ही नहीं कि रोकना तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन एक कट हो गया। रोगों से बचाव, चलो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इसका राइट आंसर हो सकता है। पानी बचाना बिल्कुल नहीं, बीज उपचार करके आप बीज के साथ उपचार करोगे पानी कैसे बचेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। अब वजन बढ़ाना, किसका वजन बढ़ाएंगे भाई, हम बीज का वजन थोड़ी बढ़ाएंगे बीज उपचार से, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार करते हैं। आप मार्केट गए होंगे या फिर आपने कहीं देखा होगा कि आप मार्केट से जब जो है बीज खरीद कर लाते हैं तो बीज के ऊपर गुलाबी लाल रंग का जो है कलर लगा रहता है। तो दोस्तों वो टाइम पास के लिए जो है दुकानदार कलर नहीं लगाता है, वो क्या होता है, रसायन होता है, यानी कि केमिकल होता है जो कि आपका रोगों से बचाव करता है, यानी कि फसल को कोई रोग ना हो, कोई कीट ना खाए। इस तरीके से हम उसी को, जो लाल नीला पीला कलर आप देखते हो ना बीज में, वही सीड ट्रीटमेंट होता है। तो आई होप आप सीड ट्रीटमेंट समझ गए होंगे, बीज उपचार समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर रोगों से बचाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं ना दोस्त, तो आपको यहाँ पर समझ में आता है कि क्या क्वेश्चन है, क्या कैसे करना है आपको। तो इस तरीके से आपको सही आंसर क्लिक करते या फिर बनाते बन जाता है। तो इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप देखो इस सेशन का 14वां या 40 क्वेश्चन देखो, डीएपी में कौन सा तत्व होता है। अब डीएपी का जब तक आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा आप इसका राइट आंसर लगा ही नहीं पाओगे। इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। अब डाई यानी कि दो, अमोनियम यानी होता है दोस्तों नाइट्रोजन। अगर आपको कहीं भी अमोनियम शब्द सुनने में आता है, अमोनियम शब्द आप देखते हो, तो इसका मतलब ये समझ जाना नाइट्रोजन की बात हो रही है। और पी का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्फेट यानी कि फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी वाला जो लिखा है, ये पी वाला तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखो पी ऑप्शन ए में नहीं है तो ये गलत, ऑप्शन बी में पी है, ठीक है, बी में है, सी में है और डी में है, ये तीनों ऑप्शन में पी है, तो इसमें से आ सकता है एक राइट आंसर। अब आपको पता है अमोनियम मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मतलब कि एन, है ना, नाइट्रोजन मतलब कि एन। अब एन देखो कौन कौन से ऑप्शन में है, तो देखो यहाँ पर एन भी आपका तीनों ऑप्शन में है। तो अब आपको पता चल गया अमोनियम और फास्फोरस ही बस दो ऑप्शन, अमोनियम है और फास्फोरस बस चाहिए हमें, पोटास वोटास की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए डाई अमोनियम फास्फेट में कौन से तत्व होते हैं, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व होते हैं। और कितने परसेंट होते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि डीएपी में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है ना।
ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो इस सेशन का, ट्रांसपिरेशन यानी कि क्या है? ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन ए जड़ से पानी लेना, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी पत्तियों से वाष्पीकरण, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पौधे की वृद्धि, बिल्कुल नहीं, ये भी सब गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी सही होगा, बस बाकी सब गलत है यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इस तरीके से दोस्तों आज के सेशन हमारा लास्ट खत्म होता है यहीं पर। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप MPPAT के लिए बहुत ही सीरियस हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आपको MCQs वाले नोट्स और थ्योरी वाले नोट्स आपको दोनों ही कम से कम प्राइस में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, जाकर ज़रूर लीजिएगा। और आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।